What's up everyone, welcome to another video. In this video we're going to talk about IAS 36 impairment. Impairment क्या होती है, difference between impairment and depreciation, difference between impairment and revaluation, impairment की accounting किस तरह होती है, इसको किस तरह account for करते हैं, और last but not the least reversal of impairment के impairment की reversal की accounting किस तरह करें, इसको account for किस तरह करें. तो without wasting any time, let's start today's video. तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमारे पास है IAS 36 की इम्पेयरमेंट कहते कैसे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये यहाँ बात समझ लेते हैं कि इम्पेयरमेंट को कहते हैं एसेट की वैल्यू में कमी आना. सही है, एसेट की वैल्यू में कमी आना, लेकिन एसेट की वैल्यू में तो कमी दूसरे तरीके से भी आती है. ये बात तो सुनी सी लग रही है. डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं ऐसा होता कि एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है. बिल्कुल, डेप्रिसिएशन में भी यही हो रहा है कि एसेट की वैल्यू में कमी हो रही होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट में फ़र्क ये है कि इम्पेयरमेंट में अचानक से एसेट की वैल्यू में कमी होती है, अचानक से एसेट की वैल्यू गिरती है. डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट क्या है, अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अचानक से कमी होती है, सडन है. ठीक है, अचानक से कमी होगी एसेट की वैल्यू में. मीनवाइल इन डेप्रिसिएशन फ़र्क ये है कि डेप्रिसिएशन में सिस्टमेटिक वे के थ्रू होगी, एक सिस्टम के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता एसेट की वैल्यू में कमी होगी. एक प्रॉपर हमने यूज़फुल लाइफ के ज़रिए रेट निकाला होगा कि हर साल इतनी डेप्रिसिएशन कम होगी. अब वो डिपेंड करता है यूसेज पे, एसिड का यूसेज किस तरह है कि स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, डिमिनिशिंग मेथड के ज़रिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए किस तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू में कमी ला रहे हैं. ठीक है, मीनवाइल इम्पेयरमेंट में क्या है, अचानक से वैल्यू में कमी हो जाएगी, अचानक से वैल्यू गिर जाएगी. कैसे गिरेगी, उसकी पूरी एग्जांपल्स हमारे पास, हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं. अब बस अभी आप लोग इम्पेयरमेंट को किस तरह याद रख लें कि एसेट की वैल्यू में अचानक से कमी, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. सही है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई. लेकिन ये हमें पता कैसे चलता है कि एसेट की वैल्यू में अचानक से कमी आ गई. भाई डेप्रिसिएशन में तो हमें पता चल होता है ना कि हमें हर साल इस रेट हमने निकाला हुआ है, पॉलिसी के ज़रिए, कंपनी की पॉलिसी है, इतना % रेट लगेगा. ठीक है, और हम लोग हर साल इसकी एनुअली एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है. लेकिन इम्पेयरमेंट का हमें कब पता चलेगा कि इम्पेयरमेंट कब हो रही है. ठीक है, इम्पेयरमेंट का लॉस कब हो रहा है, इम्पेयरमेंट अचानक से वैल्यू में कमी कब आ रही है एसेट की, तो हम देखते हैं ना. यही तो हमारे पास, उसके लिए हमें मिलती है हिंट्स मिलती है हमें एसेट के बारे में, कि हिंट्स मिलती है हमें इम्पेयरमेंट के बारे में. क्या, हाँ भाई, हमें हिंट्स मिली हैं कि क्या पता इम्पेयरमेंट हो रही हो एसेट के अंदर, क्या पता इस वक्त इम्पेयरमेंट हो गई हो. कैसे, क्या हिंट्स हैं, आइए देखते हैं. 2 तरीके की हिंट्स होती हैं, एक होती है इंटरनल, ठीक है, और एक होती है एक्सटर्नल. इंटरनल हिंट्स क्या हो सकती हैं, कंपनी के अंदर की एसेट के हवाले से अपनी हिंट्स हो सकती हैं. क्या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय एंड डैमेज, यानी कि एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया. कैसे, एग्जांपल दें सर, एग्जांपल ले देते हैं. आपने अपनी बिज़नेस के लिए एक डिलीवरी वैन शोरूम से नई निकलवाई. ठीक है, आपने इस महीने शोरूम से अपनी नई डिलीवरी वैन निकाली. आपने बोला कि नया बिज़नेस है, नई हम लोग डिलीवरी वैन निकालते हैं शोरूम से, इसके ज़रिए हम लोग पैकेजेस डिलीवर करेंगे. इस महीने आपने निकाल ली. महीने के एंड में क्या हुआ, आपका ड्राइवर ऐसे जा रहा था डिलीवरी करने, उससे क्या हुआ, अचानक से उसने गाड़ी ठोक दी और डैमेज हो गई आपकी डिलीवरी वैन, आपकी गाड़ी ठुक गई. तो क्या वैल्यू वही रहेगी जो आपकी शोरूम से निकलते वक्त थी? 10 लाख रुपए की जो आपने गाड़ी खरीदी थी, 10 लाख रुपए की जो आपने डिलीवरी वैन खरीदी थी, क्या अभी वही वैल्यू रहेगी एसेट की, आपकी डिलीवरी वैन की? नहीं, अब आपकी अचानक से वैल्यू गिर जाएगी. अब आप उसको बेचने जाओगे, मार्केट में कोई ख़रीद नहीं रहा होगा उस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आप चाह रहे हो कि 10 लाख पे बिके जितने की आपने ख़रीदी थी. नहीं, अब कोई उसको 4 लाख का ख़रीद रहा होगा, 5 लाख का ख़रीद रहा होगा. क्यों, अचानक से इतनी वैल्यू में उसकी कमी क्यों हो गई? क्योंकि वो डैमेज हो गया, वो एसेट, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो डैमेज. ठीक है, वो एसेट. तो अब जैसी आपकी गाड़ी ठुकी, आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ भाई, क्या होता है इसकी वैल्यू में अचानक से कमी हो जाए. तो ये एक हिंट है. ठीक है. नंबर 2, चेंज इन यूज़ ऑफ एसेट. ये क्या हो सकता है भाई, ये ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक जहाज़ था, आपकी कंपनी थी, एयरलाइन कंपनी थी. ठीक है, आपका एक एयरलाइन कंपनी थी, आपका एक रूट था. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक रूट था, आपका जहाज़ यहाँ से चलता था कराची से सऊदी अरब. ठीक है, कराची से सऊदी अरब चलता था. वो बहुत इन डिमांड रूट था. हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कोई ना कोई उसमें जा रहा होता था उस रूट के ज़रिए सऊदी अरब. ठीक है, वैसे भी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों का आना जाना लगा रहता है.
तो बहुत पॉपुलर रूट था, उसके ज़रिए हमें बहुत पैसा मिला था, बहुत कैश फ्लो आ रहा था हमारे पास। लेकिन आपकी एयरलाइन की कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स ने, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब ये जो जहाज़ है अब ये इस रूट के लिए यूज़ नहीं होगा, अब ये यूज़ होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यूरोप जाने के लिए, यूरोप के किसी कंट्री जाने के लिए, ठीक है। तो इस जो एसिड का यूज़ है अब वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले ये मिडिल ईस्ट के रूट के लिए यूज़ हो रहा था, अब ये यूरोप के रूट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। वहाँ की इतनी डिमांड नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं जाते, उनको वीज़ा ही नहीं मिलता पाकिस्तानी को वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे उनके लिए अभी ये रूट इतना पॉपुलर नहीं है, सही है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, जहाज़ के लिए, इस जहाज़ के लिए चेंज हो रहा है इसके यूज़ में। अब जब ये चेंज हो रहा है तो इससे हम लोग को हिंट मिल रही है कि अब ये हमें जहाज़ इतना पैसा कमा के नहीं देगा, अब ये इतना कैश फ्लो हमें जनरेट करके नहीं देगा, अब इसकी वो वैल्यू नहीं रही इस जहाज़ की, जो इसकी रूट एक्स पे थी। वो रूट एक्स कौन सा था, मिडिल ईस्ट वाला, अब रूट वाई पे इसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें हिंट मिली है कि क्या पता अब इसके ऊपर इम्पेयरमेंट हो रही हो, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया। एक्सटर्नल हिंट्स किस तरीके की हो सकती हैं भाई, मार्केट की, कंपनी से बाहर की, ठीक है। किस तरह हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। टेक्नोलॉजी में किस तरह चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं, एक आपकी टेक्सटाइल की फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस है और उसके अंदर आपके पास मशीन्स हैं, ठीक है, सिलाई मशीन्स हैं। अब वो सिलाई मशीन्स हैं, ठीक है, नॉर्मल मैनुअल सिलाई मशीन्स हैं, ठीक है। लेकिन पता चला मार्केट में कोई इस तरीके की मशीन आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई कि अब जिसमें लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसके अंदर बस कपड़े का डिज़ाइन फिट कर दो, कपड़े का साइज़ फिट कर दो, कपड़ा आपको ऐसे काट के दे देगी, ठीक है। और ये बहुत सस्ती हैं, चाइना से सस्ती मिली, हर टेक्सटाइल कंपनी ने अपना लिया, सिर्फ आपकी कंपनी रह गई है। तो अब जो आपके पास जो सिलाई मशीन थी मैनुअल वाली, जो आपके पास रिकॉर्डेड थी आपकी बुक्स में, आपकी उनकी वही वैल्यू रहेगी इन नई टेक्नोलॉजी वाली सिलाई मशीन्स के आने के बाद? नहीं, अब उनकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, क्योंकि आप उनसे भी एडवांस वर्जन आ चुका है भाई। ये तो इसी तरीके से नया मोबाइल का वर्जन आ जाता है, अभी आईफोन 13 चल रहा है, उसकी 2.5 लाख रुपये वैल्यू है। अभी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन 14 आ जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी आईफोन 13 की। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी में एसिड की कोई नया वर्जन आ गया, नया मॉडल आ गया, ठीक है, उसके अंदर कोई नई अपडेट आ गई उस एसेट के लिए हवाले से, उसके अंदर कोई चेंज आ गई, तो आपको मार्केट में, ठीक है, तो उससे आपको हिंट मिल जाएगी कि अब जो हमारे पास जो एसेट है उसके अंदर उसकी वो वैल्यू नहीं रही जो उसकी पहले थी इस नई टेक्नोलॉजी आने से पहले। तो अब इसके अंदर क्या पता इम्पेयरमेंट हो रही है, तो इसलिए हमें मिल गई, हिंट मिल गई, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास है वो चेंज इन लीगल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लीगल सिस्टम चेंज हो गया आपके कंट्री का, आपकी इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने बैन कर दिया सर्टेन टाइप ऑफ एसेट, ठीक है, आपकी कंपनी ने बैन कर दी। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी, फॉर एग्जांपल शराब बनाती थी आपकी कंपनी, वाइन बनाती थी। नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग कंपनी में क्या कहते हैं, कंट्री में हम लोग इकोनॉमी में इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, शराब वाली, ये हराम है बिल्कुल, हम लोग ये बंद कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं शराब के ऊपर। तो अब आपका बिज़नेस यहाँ पे चल ही नहीं सकता। जब चल ही नहीं सकता तो आपकी जो एसिड की जो वैल्यू थी, जो वाइन्स बना रही थी, जो वाइन की बॉटल्स पैक कर रही थी, जो वाइन की बॉटल्स पे लेबल लगा रही थी, अब जो वो एसिड थी, वो मशीन्स थी, ठीक है, अब उनकी वो वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है, अब वो वैल्यू नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। तो ये आपको हिंट मिल रही है कि क्या पता अब इसके ऊपर इम्पेयरमेंट हो रही हो, या आपको अभी हिंट मिल रही है, अभी इम्पेयरमेंट नहीं हो रही है, अभी आपको हिंट मिली है क्या पता इसके ऊपर इम्पेयरमेंट हो रही हो इन वजह से। इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट की थोड़ी सी टेक्निकल कहानी है कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट चेंज होते तो आपका डिस्काउंट रेट चेंज होता है, ये थोड़ा सा हम बाद में इसको देखते हैं। एक तरीके से आप देख लें कि ये इसका जब हम लोग कैश फ्लोज निकाल लेंगे, जब मैं आपको समझा दूंगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर से किस तरह रिलेटेड है। अब आपको हिंट्स मिल गई कि भाई इन वजह से क्या होता है, हमारे एसेट में इम्पेयरमेंट हो रही हो। तब इम्पेयरमेंट हो रही हो, तब हम लोग कैलकुलेट किस तरह करेंगे, कितनी वैल्यू से इम्पेयरमेंट हो रही है, और किस तरह हम लोग को पता करें कि वाकई में इम्पेयरमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। जी हाँ, हम लोग एक करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, और हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं कि हमें पता चले कि क्या पता इम्पेयरमेंट हो भी रही है नहीं हो रही। हिंट्स मिलने के बाद हम लोग करते हैं। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या होती है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है कैरिंग अमाउंट, जब आपकी जो बुक में कैरिंग अमाउंट लिखी हुई हो वो ज़्यादा आ रही हो जो आपके रिकवरेबल अमाउंट है। क्या मतलब सर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरिंग अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है।
कैरिंग अमाउंट क्या है भाई? कैरिंग अमाउंट है आपकी नेट बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा हुआ है एसेट को, ठीक है, जिस वैल्यू पे आपने, अब वो किस वैल्यू पे हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम लोग नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो आपकी क्या है? कैरिंग वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट है कि जो आप अमाउंट उस एसेट से ले सकते हो। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम दैट एसेट, यानी कि जितना भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो उस एसेट के ज़रिए, वो रिकवरेबल अमाउंट है। और मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम बेनिफिट किन तरीके से हो सकता है भाई? मैंने बेनिफिट आप एसेट से किस तरह ले सकते हो? दो तरीके से ले सकते हो, या तो यूज़ करके, या तो आप उसे मार्केट में बेच दो, बेच के जो पैसा आएगा वो आपको बेनिफिट हो, आपको कैश मिल जाए, ठीक है, इस तरह। तो आप लोग दो तरीके से अपने एसेट से फ़ायदा उठा सकते हो। वो क्या है? या तो आप उसको यूज़ कर लो, या तो आप उसको बेच दो, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट इसी तरह से रिकवर हो सकता है हमारे पास एसेट के ज़रिए। अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपका इम्पेयरमेंट कब होती है? जब आपका एसेट आपकी बुक में ज़्यादा लिखा हुआ हो रिकवरेबल अमाउंट से। फॉर एग्जांपल, आपकी जो डिलीवरी वैन थी, ठीक है, आपने अपनी बुक्स में लिखी हुई थी 10 लाख रुपए की, लेकिन गाड़ी ठुकने के बाद अब आप उसकी रिकवरेबल अमाउंट ये नहीं रही। अब आप उस एसेट से, उस वैन से आप 10 लाख रुपए नहीं रिकवर कर सकते। कितना कर सकते हो वो डिपेंड करता है, या तो आप उसे यूज़ करके जो कैश फ्लो है, ठीक है, या तो आप उसको बेच दो मार्केट में ले जाके। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा आप उससे कंपेयर करोगे अपनी कैरिंग वैल्यू को। कैसे? देखो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट के अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम लोग उसको बेच दें, ठीक है, हम लोग एसेट को बेच दें उसकी फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या? मार्केट वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है, और उसमें से हम लोग वो खर्चे माइनस करते हैं जो उसको बेचने के लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल भाई, आपको क्या कहते हैं, अपनी डिलीवरी वैन बेचने के लिए कमीशनर क्या कहते हैं, एजेंट को हायर करना पड़ेगा, वो अपनी फ़ीस लेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, इसके लिए ऐड लगाना पड़ेगा पार्क व्हील्स पर, उस स्पॉन्सर ऐड, तो उसके लिए पैसे हैं, ठीक है। तो ये जो बेचने के लिए जो खर्चे हैं, ज़रूरी खर्चे हैं, वो खर्चे माइनस करके जो भी आपके पास अमाउंट आएगा, उसको बेच के अमाउंट आएगा, वो आपका क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो आपको एक बेनिफिट है। एक तरीके से आप इस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरे तरीके से एसेट से किस तरह बेनिफिट उठा सकते हो? आप उसको यूज़ कर लो, आप उसको यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करो? आप उसको यूज़ कर लो कि भाई फॉर एग्जांपल अब आप उसको रिपेयर करके आप उसी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और यूज़ करके जो उससे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, उससे जो बेनिफिट आ रहा है, वो आप उसको क्या कहते हैं, वो आपको फ़ायदा है, वो आपको बेनिफिट। तो दो तरीके से हम लोग फ़ायदे उठा सकते हैं, एक उसको बेच के, एक उसको यूज़ करके। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिलीवरी वैन थी, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एग्जाम्पल से अच्छा आ जाएगा समझ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिलीवरी वैन थी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, हमने डिलीवरी वैन ली 1.5 लाख रुपए की, उसकी कॉस्ट ये थी। उसके ऊपर हमने क्या कहते हैं 2 साल पहले ली थी, हर साल हमने उसके ऊपर परसेंटेज हमने बोला कि 10% उसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो 2 साल गुजर गए, ठीक है, 2 साल की डेप्रिसिएशन क्या है? 30,000। अब नेट बुक वैल्यू क्या है इस साल के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे नेट बुक वैल्यू है 1,20,000। 1,20,000 रुपये इसकी नेट बुक वैल्यू है, या इसकी कैरिंग अमाउंट है। अब हमें हिंट हुई, हमें पता चला कि क्या पता इसकी वैल्यू में कमी आई हो, तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किस तरह होती है? रिकवरेबल अमाउंट से आप अपनी कैरिंग वैल्यू को मैच करते हो, आप उसको क्या कहते हैं, देखते हो कि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है या कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, आप उसको कंपेयर करते हो। तो रिकवरेबल अमाउंट 2 तरीके से आ सकती है, ठीक है, या तो आप उसको बेच दो, या तो आप उसको यूज़ कर लो। तो बेच के हमने देखा कि अगर हम लोग इस एसेट को, अपने एसेट को बेचेंगे, ठीक है, अपनी डिलीवरी वैन को बेचेंगे, तो वो कितने की बिकेगी? फॉर एग्जांपल 90, उसकी अभी मार्केट में वैल्यू चलिए 90,000 रुपये, उसको जो बेचने का खर्चा आएगा 10,000 रुपये हम उसको माइनस करेंगे, और जो मार्केट में जो बेच के उसको हमारे पास पैसा आएगा वो कितना आएगा? जो बेनिफिट हमें होगा 80,000 रुपये। भाई हमने देखा जो हमारे पास एसेट है उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है? उसकी नेट बुक वैल्यू है 1,20,000 रुपये, ठीक है, कैरिंग वैल्यू जो आ रही है हमारे पास। और उसको अगर हम लोग उससे 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग उससे 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें हिंट मिली, हमने देखा कि भाई क्या होता है इसकी वो वैल्यू नहीं रही है, उसकी इससे हम लोग उतना अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते,
ठीक है, जो उसकी कैरिंग वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो हमने उसको कंपेयर किया उसकी, या तो हम उसको बेच के जितना फ़ायदा उठा सकते हैं या हम उसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेच के जो हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं 80,000 रुपये, यूज़ करके हम लोग 70,000 रुपये उठा सकते हैं फ़ायदा। यूज़ करके कैसे, मतलब हम लोग इससे 70,000 रुपये का कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। कैसे, और 70,000 रुपये का कैसे, इसकी कैलकुलेशन क्या है, आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलती है। वैल्यू इन यूज़ होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो कैसे होता है भाई, हमने देखा हमने 5 साल का फ्यूचर कैश फ्लो निकाला। पहले साल हम इससे 3,000 रुपये का हम लोग क्या कहते हैं कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। दूसरे साल 2,800 का, इस तरह करते करते 5 साल का हमने निकाल लिया टोटल। हमने बोला कि हम लोग टोटल 5 साल में 90,000 रुपये का इसका कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद का है ना। 5 साल बाद हम लोग 90,000 रुपये ले लेंगे। उस 90,000 रुपये की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज के हिसाब से उसकी उस 90,000 की क्या वैल्यू है। तो हम लोग उसको डिस्काउंट फैक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्काउंट फैक्टर आपने पढ़ा होगा, मैं भी रिपीट करना नहीं चाह रहा, ठीक है। किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1/, जो भी करके आप लोग करते हो, हम लोग करके देखते हैं। इस 90,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। 90,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 70,000 रुपये। तो ये 70,000 रुपये ये क्या है, आपका वैल्यू इन यूज़ है। आप 70,000 रुपये की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो इस एसेट के ज़रिए, इस डिलीवरी वैन के ज़रिए। 70,000 की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 70,000 की वैल्यू आप रिकवर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उस डिलीवरी वैन के ज़रिए। तो 70,000 रुपये हमारे क्या है, रिकवरेबल अमाउंट एक ऑप्शन आ रहा है कि हम लोग या तो इसको बेच दें 80,000 रुपये में मार्केट में, या हम लोग 70,000 रुपये की वैल्यू हम लोग इससे जनरेट कर लें, इससे रिकवर कर लें ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम लोग इन दोनों में से कोई भी हायर लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग कंपनी क्या चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट। तो मैक्सिमम बेनिफिट क्या आ रहा है, कभी मार्केट में इस एसेट को बेच दो, इस डिलीवरी वैन को बेच दो। कौन सी डिलीवरी वैन, जिसकी नेट बुक वैल्यू क्या आ रही है 1,20,000 रुपये, कैरिंग वैल्यू उसकी 1,20,000 रुपये। रिकवर हम लोग इससे जो अमाउंट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको यूज़ करके 70,000 रुपये कर लें, या हम लोग उसको मार्केट में बेच के 80,000 रुपये कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं 80,000 रुपये। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि जो हमारे जो 80,000 रुपये हम लोग मार्केट में अभी इसकी जो वैल्यू चली, जो हम इसे रिकवर कर सकते हैं उसको बेच के, क्या जो इसकी जो असल वैल्यू है, क्या हमारी बुक में भी वो इतनी वैल्यू है, उतनी वैल्यू लिखी हुई है। आइए देखते हैं। कैरिंग अमाउंट हमारी 1,20,000 रुपये जो हमारी बुक में लिखी हुई है। जो हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट इससे ले सकते हैं वो कितना है 80,000 रुपये, इतना ले सकते हैं हम लोग। हम लोग ने कंपेयर किया, हमने देखा, पता चला 40,000 का लॉस आ रहा है। 40,000 से हमने अपनी बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है एसेट को। इसका मतलब एसेट को इम्पेयर होना ज़रूरी है, एसेट की वैल्यू में कमी होना ज़रूरी है। एसेट की वैल्यू में कमी आई हुई है, ठीक है। कितने से, 40,000 रुपये से। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें हिंट मिली थी। क्या हिंट मिली थी, हमें हिंट मिली थी कि हमारा एसेट डैमेज हो चुका है, गाड़ी ठुक गई थी, हमारी डिलीवरी वैन ठुक गई थी। तो हमने क्या किया, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया। इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे किया, हमने अपनी कैरिंग वैल्यू को, जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू थी, हमने जो बुक में लिखी हुई थी, हमने उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया। रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास 2 आ रहे थे, एक तो हम या तो उसको बेच दें या तो हम इसको यूज़ कर लें। तो जो उसको बेच के हमारे पास मैक्सिमम बेनिफिट आता है वो 80,000 रुपये आ रहा था। पता चला हमने अपने 40,000 रुपये से अपने एसेट को ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था। 40,000 से इम्पेयरमेंट हो रही है, 40,000 से इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। अब पता चला आपको इम्पेयरमेंट क्या होती है। 40,000 से इम्पेयरमेंट हो रही है एसेट की। पहले हमें हिंट मिली कि डैमेज हुआ एसेट, हमें हिंट मिली कि आप इसके इम्पेयरमेंट हो रही हो। जब हिंट मिलती है तो हमारे ऊपर कंपलसरी होता है, मस्ट होता है कि हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अब हो गई, हमें पता चल गया कि 40,000 रुपये की इम्पेयरमेंट हो रही है, हमें पता चल गया इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। अभी इम्पेयरमेंट लॉस जो आ रहा है, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब इसकी हम लोग इसको रिकॉर्ड किस तरह करें, इसकी अकाउंटिंग किस तरह करें, आइए देखते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी। इम्पेयरमेंट लॉस आपका क्या है, लॉस है आपका, तो कहाँ जाएगा आपका P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस। तो आप क्या कर दोगे, P&L को आप डेबिट कर दोगे, एक्सपेंस को आप बढ़ा दोगे कितने से, 40,000 रुपये से। ये आपका हो गया डेबिट, ठीक है। अब किसकी वैल्यू में कमी आ रही है, एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। तो एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है तो हम एसेट की वैल्यू को कहाँ से कम करेंगे, उसकी अकाउंट में जाके, PPE के अकाउंट में जाके। तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे एसेट की वैल्यू को 40,000 से।
समझ में आया। इम्पेयरमेंट क्या आती है, इम्पेयरमेंट में यानी कि आपने कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट को और कैरिंग वैल्यू को, आपकी जो बुक में वैल्यू लिखी है और जो असल मार्केट में वैल्यू चली है, जो असल उससे उसकी जो वैल्यू चली है, अब वो असल उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसको जो बेच के उसकी मार्केट वैल्यू चली है क्या, उससे जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा में रिकॉर्ड किया हुआ है, वैल्यू उसकी असल में कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, बीच में जो आ रहा है वो इम्पेयरमेंट हो रहा है। और इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ पे होता है, बुक होता है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है तो हम उसको P&L में एज एन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और एसेट की वैल्यू में उसको कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप लोग ने कौन सा मॉडल लिया हुआ है, ठीक है, उस एसेट के हवाले से। उस एसेट को आप कॉस्ट मॉडल पे रीवैल्यू कर रहे हो या रीवैल्यूएशन मॉडल पे कर रहे हो। अब जब इम्पेयरमेंट का लॉस आता है, कॉस्ट मॉडल है, तो सिंपल आप P&L को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे एज एन एक्सपेंस, और एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन के अंदर क्या है, रीवैल्यूएशन के अंदर भी ऐसी है कि आप P&L को डेबिट करोगे और एसेट को क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन में वो एसेट पहले रीवैल्यू हुआ था और अपवर्ड रीवैल्यू हुआ था, उसकी रीवैल्यूएशन में उसके एसेट में पहले गेन आया हुआ था, तो जो गेन आया हुआ था रीवैल्यूएशन रिजर्व में, पहले वो जाके आप माइनस करोगे OCI से। OCI में रीवैल्यूएशन सरप्लस से पहले आप इम्पेयरमेंट लॉस को सेटल करोगे, ठीक है। फिर जो भी अगर फिर जब पूरा सेटल हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो गेन है, उसके बाद भी इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है, तो फिर वो आप P&L में रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जिस तरह आप रिवैल्यूएशन लॉस बुक करते हो, बिल्कुल इम्पेयरमेंट की भी वही ट्रीटमेंट है। तो ये तो हमें पता चल गया क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट किस तरह होती है, इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन किस तरह होती है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है। सबसे पहले हमने देखा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमने देखा कि इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है। इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन के बीच में क्या फ़र्क है। इम्पेयरमेंट कब होती है, जब आपको हिंट मिलती है। हिंट किस तरीके की होती है, दो तरीके की, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जब आपको हिंट मिल जाए तो आपको ज़रूरत है कि आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या होती है, आप अपनी जो एसेट की नेट बुक वैल्यू जो आपने बुक में लिखी हुई कैरिंग अमाउंट जो है, ठीक है, आप उसको कंपेयर करते हो जो उसकी असल वैल्यू चल रही है। असल वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी जो मार्केट में उसकी जो वैल्यू चल रही है, उसको आप बेच दो उसमें वैल्यू पे, उससे मैक्सिमम फ़ायदा वो उठा लो, या उसको आप यूज़ कर लो। तो यूज़ करके जो वैल्यू यूज़ आ रही है वो आप देख लो, कंपेयर कर लो जो आपकी बुक में उस एसेट की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, अगर रिकरिंग अमाउंट जो हमारे बुक में, ठीक है, बुक में लिखी हुई है, वो हमारे पास कम है, ठीक है, वहाँ हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट से कम है, तो क्या इम्पेयरमेंट होगी, नहीं होगी। अब इम्पेयरमेंट होगी नहीं, अब इम्पेयरमेंट नहीं होगी। अब वो क्या कहते हैं, उसकी रिवैल्यूएशन होगी, वो क्या होगी, वो रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 में हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करें कि एसेट की वैल्यू ज़्यादा लिखी है बुक में, और जो कि हम वैल्यू है जिससे हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो क्या है, कम है, जब भी इम्पेयरमेंट होगी। और इम्पेयरमेंट कैसे होगी वो हमने देख लिया, और उसको इम्पेयरमेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इम्पेयरमेंट जब हो गई, इम्पेयरमेंट होने के बाद जो डेप्रिसिएशन निकलेगी, कैसे निकलेगी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की उस एसेट को इम्पेयर करने के बाद। सिंपल, जैसे आप करते हो, जैसे आप रिवैल्यूएशन में करते हो, रिवैल्यूएशन लॉस होता है, गेन आता है, आप न्यू वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, आप न्यू वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालते हो। तो इसी तरह आप क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट के अंदर भी यही करोगे, जो न्यू वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसेट था वैन डिलीवरी 1.5 लाख की, 2 साल उसको क्या कहते हैं हमने डेप्रिशिएट किया, उसकी नेट बुक वैल्यू 1,20,000 थी। 2 साल के एंड पे गाड़ी ठुक गई, हमें हिंट आई, हमने पता चला कि इम्पेयरमेंट हो रही है, हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो वाकई में इम्पेयरमेंट हो रही थी। कितने की हो रही थी, 40,000 की इम्पेयरमेंट हो रही थी। तो हमने भाई इम्पेयरमेंट बुक कर दी, P&L में क्या डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, ठीक है, और क्रेडिट कर दिया एसेट के अकाउंट को। तो जो एसेट के अकाउंट को क्रेडिट किया, एसेट की क्या वैल्यू हो गई, न्यू वैल्यू क्या हो गई, 80,000 रुपये इम्पेयरमेंट बुक करने के बाद। अब जो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो रिमेनिंग ईयर्स की डेप्रिसिएशन हो रही होगी, वो हम लोग किस पे लगाएंगे, न्यू वैल्यू पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर एसेट की वैल्यू 10 साल थी, ठीक है, तो 2 साल हमने उसको एसेट को यूज़ कर लिया था, ठीक है, 2 साल की डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये आ गई थी, ठीक है। अब कितने साल रह गए, 8 साल रह गए, तो हम लोग 80,000 को क्या कहते हैं, जो हम लोग इस न्यू वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हम लोग रिमेनिंग लाइफ से हम लोग डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगी, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और ये डेप्रिसिएशन किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल, डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सिंपल। तो ये डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे हम लोग इम्पेयरमेंट करने के बाद इम्पेयर्ड एसेट के ऊपर। अभी तक हम लोग समरी कर देते हैं क्या क्या हमने किया। अगेन इम्पेयरमेंट क्या होती है,
सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट के बीच में क्या फ़र्क है, एक सिस्टमेटिक है और एक अचानक से होता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट कब होती है, जब हमें हिंट मिलती है। हमें हिंट मिलती है दो तरीके से, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। हम लोग या तो हमें पता चल जाएगा एसेट डैमेज हुआ है, क्या कहते हैं उसका यूज़ में चेंज हुआ है, या हमें पता चल जाएगा कि उस एसेट की अब मार्केट में वो वैल्यू नहीं रही क्योंकि अब उसकी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ, जब हमें हिंट मिलती है तो हमें मस्ट हो जाता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करें, इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमें हिंट मिली है क्या उससे वाकई में इम्पेयरमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। कैरिंग अमाउंट मतलब जो हमारी बुक में वैल्यू लिखी हुई है, और रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम बेनिफिट, हम उससे जितना उठा सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह उससे उठा सकते हैं, दो तरीके से, या तो हम उसको मार्केट में ले जाके बेच दें, या तो हम लोग उसको यूज़ कर लें, ठीक है। उसको जो यूज़ करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, या उसको जो मार्केट में बेच के हमारे पास वैल्यू आ रही है, दोनों में से हम लोग भी देखेंगे हायर कौन सा है। जो भी हायर होगा, ठीक है, हम लोग उसको कंपेयर करेंगे अपने कैरिंग वैल्यू से हम लोग रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे। अगर वाकई में क्या कहते हैं बुक वैल्यू में जो हमारे पास एसेट लिखा था जिस वैल्यू पे वो ज़्यादा था उसकी मार्केट वैल्यू से, उसके रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट हो रही होगी। जब इम्पेयरमेंट हो रही होगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग बुक कर लेंगे, देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को किस तरह बुक करते हैं हम लोग P&L में डेबिट कर देते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल पे P&L में डेबिट कर देंगे और PPE को क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल है, आपको पता है जिस तरह रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसे इम्पेयर्ड हो गया, न्यू वैल्यू आ गई, तो हम लोग उसके बाद उसकी न्यू वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ तक हमारा हो गया। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होता है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है कि हमने इम्पेयरमेंट पहले बुक करी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले इम्पेयरमेंट हुई, अब इम्पेयरमेंट का वो इफ़ेक्ट ज़ीरो करना है, तो हम लोग किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होता है, आपने एक एसेट को इम्पेयर करा, उसकी वैल्यू में गिरी थी अचानक से, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी अचानक से वैल्यू बढ़ भी गई। पहले अचानक से गिरी उस एसेट की वैल्यू, तो आपने इम्पेयरमेंट बुक कर ली, अब अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अब आप क्या कहते हैं उसकी इम्पेयरमेंट को रिवर्स करो। किस तरह करोगे आइए देखते हैं। इसके लिए केस मैंने बनाया, एग्जाम्पल मैंने बनाई है, ठीक है, मैंने कहीं से देखी है, मैंने कहीं से अपने टीचर से के ज़रिए मैंने ये पढ़ी है, तो आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, तो आपको ये रिवर्सल और इम्पेयरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एसेट है, ठीक है, जिसकी हमारे पास वैल्यू चल रही है 1000 रुपये कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ये इसकी कॉस्ट वैल्यू है, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमने कॉस्ट उसके 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये पे ख़रीदा था 10 साल के लिए। उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, उसकी जो टोटल लाइफ थी 10 साल थी। एक साल गुजरा, ठीक है, एक साल गुजरा, डेप्रिसिएशन हमने निकाली, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या आई 100 रुपये। एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या आ रही है, आप निकाल लो, एसेट की नेट बुक वैल्यू आनी चाहिए 900 रुपये। एक साल के एंड पे एसेट की क्या वैल्यू आनी चाहिए 900 रुपये। लेकिन आपको हिंट मिली, आपको पता चला, आपको हिंट हुई कि क्या पता इम्पेयरमेंट हो रही हो इस एसेट की। अब वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, इंटरनल हिंट मिली हो, एक्सटर्नल हिंट मिली हो, कुछ भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं है। अभी हम सिर्फ केस देख रहे हैं, हमने हिंट्स देखनी किस तरीके की होती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये, उसके 1000 रुपये पर हमने ख़रीदा था ईयर 0 पे, एक साल गुजरा, डेप्रिसिएशन निकाली, उसकी नेट बुक वैल्यू आ रही थी 900 रुपये। लेकिन हमें हिंट मिली ईयर एंड पे, ठीक है, कि हिंट मिली हमें उसकी इम्पेयरमेंट के हवाले से कि उसकी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही हो, क्या होता है। तो हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो वाकई में पता चला इम्पेयरमेंट हो रही है भाई, ठीक है, पता चला वाकई में कि इम्पेयरमेंट हो रही है। और इम्पेयरमेंट कितने से हो रही है हमने देखा,
270 रुपये से। कैसे? हमने देखा कि उसका जो मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट है वो क्या है 630 है। हमने अपनी नेट बुक में क्या वैल्यू रिकॉर्ड की हुई 900, और इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है जो उससे मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं, अब भले वो वैल्यू यूज़ करके हुआ हो या तो फिर उसको मार्केट में बेच के हुआ, वो जो भी लोगों ने टेस्टिंग की उस कंपनी ने, वो क्या हुआ, वो क्या है 630 रिकवरेबल अमाउंट। तो 900 और 630 के बीच में जो डिफरेंस है 270 का, वो क्या है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। तो भाई सीधा कंपनी ने क्या किया, इम्पेयरमेंट आ रही है उसको बुक कर दो। कंपनी ने क्या किया, पेन एज एन एक्सपेंस उसको बुक कर दिया। ठीक है, क्या करा होगा उस एसेट, अब देख रहे थे उन लोगों ने, कंपनी ने क्या करा होगा भाई, कंपनी ने किया होगा P&L, ठीक है, डेबिट 270 से और PPE क्रेडिट 270 से। ठीक है, ये क्या होगा, सिंपल, सही है भाई, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। फिर जो नई वैल्यू, जो न्यू वैल्यू जो आई थी, ठीक है, न्यू वैल्यू क्या थी 630। अब हमें इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने एसेट को, तो 630 न्यू वैल्यू थी। अब इस न्यू वैल्यू पे हम लोग क्या कहते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस ऑपरेशन। ईयर 1 हो गया, ईयर 2 गुजरा, ठीक है, दूसरे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन निकाली हमने, न्यू वैल्यू पे 70 रुपये आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा साल हुआ, ठीक है, अच्छा तीसरा साल हुआ, ठीक है, तीसरे साल के शुरू में हमारे 560 क्या थी, कैरिंग वैल्यू थी। ऑब्वियसली वो 630 में से 70 माइनस करके हमारे पास 560 कैरिंग वैल्यू आ रही थी। साल के एंड पे हमने 560 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकाली रिमेनिंग लाइफ से। क्या आ रही है हमारे पास, रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है 490। अब ये जो 490 है हमारे पास, ये नेट बुक वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, तीसरे साल के एंड पे भी हमें लगा कि हिंट मिल रही है कि इम्पेयरमेंट हो रही है, तो हमने देखा कि भाई इम्पेयरमेंट हो रही है नहीं हो रही है, हम लोग देखते हैं। टेस्टिंग की तो पता चला कि भाई इम्पेयरमेंट नहीं हो रही हुई, उल्टा उसकी वैल्यू कब बढ़ रही है। कैसे, अभी हमारे पास बुक में क्या वैल्यू लिखी हुई है 490, लेकिन असल में जो उससे हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं वो कितना उठा सकते हैं, 580 का, उससे ज़्यादा उसकी जो नेट बुक वैल्यू है उससे भी ज़्यादा का हम लोग क्या कहते हैं उसकी वैल्यू चलिए मार्केट में। ठीक है, क्या पता 490 का हमारे बुक में लिखा हो, लेकिन हम उसको जो बेच के जो उसकी मार्केट में वैल्यू चली हो 580 हो। ठीक है, तो क्या हुआ, 90 से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, 90 से इस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। पहले ये एसेट की वैल्यू में कमी हुई थी अचानक से 270 से। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई, साल गुजरे, अब हमने देखा तीसरे साल के एंड पे दोबारा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो पता चला इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, उल्टा इसकी वैल्यू बढ़ रही है। उसकी जो नेट बुक वैल्यू है 490, मार्केट में उसकी वैल्यू 580 की चल रही है, तो 90 से इसकी क्या हो रही है, क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो अब क्या करें, इसको हम लोग 90 से इसकी वैल्यू बढ़ा दें, PPE को डेबिट कर दें 90 से। आइए देखते हैं हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहाँ पे जब रिवर्स हो रही हो इम्पेयरमेंट, इससे कहते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। जब इम्पेयरमेंट रिवर्स हो रही हो तो इधर एक क्राइटेरिया है, इधर लिमिट है। वो लिमिट्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। इधर एक बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो बाउंड्रीज़ ये हैं कि अगर हम लोग इसकी जो नेट बुक वैल्यू होती कॉस्ट मॉडल पे, जो अगर हम लोग इसकी क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट नहीं करते, और जो इसकी नेट बुक वैल्यू आई होती, जो इसकी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू होती, उसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते रीवैल्यू करते हुए। कैसे, हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू क्या होती है, हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू होती है इफ़ देयर हैड बीन कैरिंग वैल्यू, इफ़ देयर हैड बीन नो इम्पेयरमेंट इन पास्ट, यानी कि वो कैरिंग वैल्यू जब इसकी पास में इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती, वो कैरिंग वैल्यू इसकी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू है। क्या मतलब, भाई फॉर एग्जांपल एसेट को हमने क्या कहते हैं खरीदा था 1000 रुपये पे। ठीक है, अगर हम लोग उसके ऊपर इम्पेयरमेंट नहीं करते और 3 साल तक हम लोग उसकी नॉर्मल उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लिए होते, तो 300 की डेप्रिसिएशन आती है, और जो उसकी नेट बुक वैल्यू आती है वो क्या आती है 700 रुपये नॉर्मल जो हम लोग करते, अगर बीच में इम्पेयरमेंट नहीं होती। लेकिन बीच में इम्पेयरमेंट हुई, आपने देखा बीच में इम्पेयरमेंट हुई, पहले साल के एंड पे हुई, ठीक है 270 की, और साल के एंड पे हो रही है। अब हम साल के एंड पे इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, साल के एंड पे रिवर्स ऑफ इम्पेयरमेंट हो रहा है। तो जो ये जो कैरिंग वैल्यू अगर हम लोग क्या कहते हैं इसकी इम्पेयरमेंट नहीं बुक करते,
700 रुपये थी, ये इसकी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू थी, ये हमारी बाउंड्री है, इससे ज़्यादा हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, री वैल्यू करते वक्त। तो ये जो री वैल्यू हम लोग अब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 490 का हमारे पास एसेट के बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, और हम लोग को कहाँ पे जाना है, 580 पे जाना है। तो हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये जो 700 हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू है, ठीक है, ये बाउंड्री है हमारी, हम लोग इसका अंदर ही अंदर क्या कहते हैं रह रहे हैं। और क्या मतलब, हम लोग हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू है 490 रुपये, हम लोग इसको जो री वैल्यू कर रहे हैं 90 से हम लोग जो इसको लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं उस लिमिट के अंदर। वो लिमिट क्या है, उसकी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू। हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू इफ देयर हैड बीन नो इम्पेयरमेंट। अगर वो वैल्यू, अगर हम लोग इम्पेयरमेंट इसकी नहीं निकालते, इम्पेयरमेंट नहीं बुक करते, नहीं होती इसकी इम्पेयरमेंट, तो इसकी जो नेट बुक वैल्यू आ रही होती है, जो इसकी ओरिजिनल नेट बुक वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 700 रुपये। तो 700 रुपये तो इसकी नेट बुक वैल्यू होनी थी, डेप्रिसिएशन निकाल के, भले इम्पेयरमेंट होती नहीं होती। तो ये हमारी लिमिट है, या ओरिजिनल हमारी नेट बुक वैल्यू। इससे हम लोग ज़्यादा हम लोग गेन नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते इम्पेयरमेंट को, ठीक है। कैसे, आइए इसके लिए केस 2 देखते हैं। इसके लिए केस 2 क्या है कि अगर साल के एंड पे, ठीक है, हमने नेट बुक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की और इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, उल्टा गेन हो रहा है, ठीक है। कितने का गेन हो रहा है, हमने देखा नेट बुक वैल्यू हमारे पास 490 साल की, तीसरे साल के एंड पे, लेकिन हमने देखा मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 760 रुपये, 760 रुपये चल रही है। मैं बोला सही है भाई, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं क्या कहते हैं, एसेट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और P&L में हम लोग इनकम शो कर देते हैं, सही है। लेकिन पहले उससे हम लोग पहले अपनी लिमिट्स चेक कर लें। क्या कर लें, फर्स्ट चेक लिमिट्स, ठीक है। और लिमिट्स क्या है हमारी, कैरिंग वैल्यू ऑफ देयर हैड बीन नो इम्पेयरमेंट पास, कि वो ओरिजिनल नेट बुक वैल्यू अगर बीच में इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती, जो होती है नेट बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन लगा के, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो नेट बुक वैल्यू जो निकलती है ओरिजिनल जो उसकी नेट बुक वैल्यू थी, वो क्या थी, 700। इस जो हम लोग अब न्यू वैल्यू जो इसकी मार्केट में आई है, ठीक है, वो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये देखते हैं, तो वो क्या है नेट बुक वैल्यू, वो नेट बुक वैल्यू है हमारे पास केस 2 770। तो क्या अब हम लोग 770 हम लोग चले जाएं, अपनी एसेट की वैल्यू को लेके चले जाएं, देखते हैं। हम लोग लेके जा रहे हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ये 700 जो है ये हमारी लिमिट है, ये क्या हमारी ओरिजिनल नेट बुक वैल्यू। अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती, जो ये रहनी थी, ठीक है। अभी हम लोग इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती तो नेट बुक वैल्यू ये तो निकलनी थी 700। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू, ठीक है, नेट बुक वैल्यू। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है लिमिट, ये हमारी है मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ तक का हम लोग क्या कहते हैं, गेन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर, इससे ऊपर का नहीं, सही है, इससे ऊपर का हम लोग नहीं कर सकते। और यहाँ तक का 700 और 490 के बीच में कितने का आ रहा है हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, 210 का गेन। लेकिन सर जो असल जो गेन आ रहा है वो तो 270 का आ रहा है, ठीक है। 490 का हमारे पास बुक्स में रिकॉर्ड है, 770 उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है। तो 270 से गेन आना चाहिए ऐसी की वैल्यू में, हम लोग सिर्फ 210 की रिकॉर्ड करें, क्यों, क्योंकि 700 इसकी लिमिट है, 700 इसकी लिमिट है। इससे इसके ऊपर से अगर हम लोग जाएंगे, इस बाउंड्री से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर वो रीवैल्यूएशन मॉडल में चले जाएंगे कि हम लोग इसकी नेट बुक वैल्यू से भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको रीवैल्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के अंदर हमें ओरिजिनल जो नेट बुक वैल्यू थी उसकी लिमिट्स में रहना पड़ता है, तो हम लोग इसकी 270 के बजाय 210 रुपये ही हम लोग इसकी एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, 210 रुपये PP डेबिट, ठीक है, और P&L एज एन इनकम, ये हमारी इनकम है, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देंगे 210 रुपये। तो सर 270 और 210 के बीच में जो 60 रुपये हैं, उसका क्या 60 रुपये का उसका क्या होगा, वो 60 रुपये का बेनिफिट जो आपको मिलना था वो हम तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो सर जी 60 रुपये का जो आपको 210 रुपये का जो आपको बेनिफिट मिला है, जो आपको इनकम मिली है, ठीक है, वो तो हो गई। और जो 60 रुपये वो भी तो आपने अर्न कर लिए। 60 रुपये कैसे अर्न कर लिए,
आप ज़रा चेक करें डेप्रिसिएशन के ज़रिए जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन है, रिड्यूस डेप्रिसिएशन किस तरह भाई, पहले साल के एंड पे ठीक है क्या डेप्रिसिएशन आई थी 100 रुपये, ठीक है, लेकिन पहले साल के एंड पे इम्पेयरमेंट हुई, एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, अब डेप्रिसिएशन उस न्यू वैल्यू पे आ रही है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू कम हुई है, तो उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो भी तो कम आ रही है। आप देखें पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 100 रुपये डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट होने के बाद जो आपने डेप्रिसिएशन निकाली न्यू वैल्यू पर कितनी है 70 रुपये, तो कितने से कमी आ गई पहले साल के एंड पे 30 रुपये से। फिर अगेन आपने क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन निकाली न्यू वैल्यू पे ही, तो कितनी आई 70 रुपये। तो पहले साल के जो डेप्रिसिएशन थी और जो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन उसके बीच में कितने का फ़र्क है 30 रुपये, तो ये 60 रुपये का आपने पहले बेनिफिट उठा लिया रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की वजह से। रिड्यूस्ड के पहले जो जिस वैल्यू पे आप एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लेते उससे कम वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लो तो डेप्रिसिएशन भी तो कम हो रही है, वो आपको फ़ायदा नहीं है, तो 60 रुपये का आपको पहले ही आपने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है, पहले ही आपने अपने उसमें क्या कहते हैं आपको इनकम हो चुकी है। वरना आप क्या कहते हैं पहले आप क्या कहते हैं अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती तो पहले साल भी 100 रुपये की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल भी 100 रुपये की डेप्रिसिएशन, तीसरे साल भी 100 रुपये की डेप्रिसिएशन, टोटल आप 300 रुपये की डेप्रिसिएशन बुक करते। लेकिन अभी आपने कितने की 100 रुपये पहले साल को, ठीक है, दूसरे साल में 70 और तीसरे साल में 70, टोटल आपने कितने की कर ली, क्या कहते हैं 240 रुपये की आपने डेप्रिसिएशन, 60 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ, 60 रुपये से आपकी एक्सपेंस कम हुआ, डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस। तो 60 रुपये जो आप बोल रहे हो कि 60 रुपये का ये 60 रुपये का क्या, तो 60 रुपये का ये आपने अर्न को तो कर लिया आपने, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में जो एसेट की वैल्यू थी वो 760 आ रही थी, जो उसका गेन आ रहा था 270 आ रहा था, लेकिन हमने बुक में कितना रिकॉर्ड किया 210, क्यों, क्योंकि हम लोग उसकी मैक्सिमम लिमिट से हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, 210 ही हमने किया। तो 60 रुपये का क्या, 60 रुपये हमारा रिड्यूस डेप्रिसिएशन की बेनिफिट है। तो ये है रिवैल्यूएशन, ये है हमारे रिवर्सल ऑफ क्या है हमारा इम्पेयरमेंट। कि हम लोग अब मैं समराइज़ करते चलूँ कि इम्पेयरमेंट जो पिछले सालों में इम्पेयरमेंट हो चुकी है, अब हम लोग जो उसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि एसेट की वैल्यू में पहले अचानक से कमी आई, अब कुछ सालों बाद अचानक से क्या कहते हैं उसकी वैल्यू वापस से ऊपर हो रही है, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, ठीक है, आपने एसेट को रिपेयर करा लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले एसेट डैमेज हुआ था, ठीक है, उसकी वैल्यू में अचानक से कमी हो गई थी, फिर आपने अचानक उसको रिपेयर करा लिया तो उसकी वैल्यू में अब उसकी इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो जो इम्पेयरमेंट अब हमें उसे रिवर्स करना है जो हमने पहले बुक की थी। अब जो इम्पेयरमेंट को हमें रिवर्स करना है तो किस तरह करेंगे भाई, हम लोग उसको क्या कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट से हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे, जो मार्केट में उसकी रिकवरेबल अमाउंट चल रही होगी। रिकवरेबल अमाउंट से देखा कि हाँ भाई रिकवरेबल अमाउंट तो उसकी ज़्यादा है, हमने पहले इम्पेयरमेंट आई थी उसकी वजह से हमने उसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड की हुई थी, तो अब हमारे पास अब क्या कहते हैं इसको हमें उस न्यू वैल्यू पे लेके जाना है, गेन आ रहा है इसकी वैल्यू में ना। तो हम लोग देखेंगे वो गेन जो है उसकी हिस्टोरिकल नेटबुक वैल्यू की लिमिट के अंदर है या नहीं है। आप हिस्टोरिकल नेटबुक वैल्यू क्या है, वो नेटबुक वैल्यू जो उसकी असल में होती भले इम्पेयरमेंट होती ही नहीं होती, ठीक है, वो उसकी नेटबुक वैल्यू तो तीसरे साल के एंड पे होनी ही होती, ठीक है। वो क्या होती है 700 रुपये, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे कि उस 700 के लिमिट के अंदर जो हम लोग क्या कहते हैं न्यू वैल्यू आई है वो 700 की लिमिट के अंदर सही अगर है तो हम लोग उसको उस पर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे रिवर्स करके, ठीक है, ये सही है। और हम लोग हमने उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, पीपीई को हम लोग डेबिट कर देंगे। और अगर उस जो क्या कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट जो न्यू वैल्यू आ रही है रिवर्स करते वक्त, ठीक है, वो लिमिट से ज़्यादा है तो हम लोग लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, क्यों, वरना हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर चले जाएंगे, हम लोग सिर्फ उस लिमिट के अंदर रहेंगे और उस लिमिट की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ओरिजिनल नेटबुक वैल्यू हम लोग लिख देंगे, और हम जो हमारे पास गेन आ रहा होगा वो हम लोग पीएनएल में एज एन इनकम क्रेडिट कर देंगे, पीपीई को हम लोग डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो दिस वाज इम्पेयरमेंट। इसके अंदर हमने पहले देखा इम्पेयरमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट के बीच में क्या फ़र्क है, ठीक है। इम्पेयरमेंट कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें हिंट्स मिलती है, और जब हमें हिंट्स मिलती है तो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किस तरह करते हैं, हम लोग कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट के साथ हम लोग मैच करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आ रही होती है क्या कहते हैं और हमारे पास नेटबुक
अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कम आ रही होती है और नेट बुक वैल्यू हमारे पास ज़्यादा लिखी होती है तो इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस P&L के अंदर, PP को क्रेडिट करते हैं और P&L को डेबिट करते हैं। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के अंदर हमने देखा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, पहले इम्पेयरमेंट नहीं थी, अब उसको रिवर्स करना है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जो रिवर्स करते वक्त जो उसका हम लोग न्यू वैल्यू पे जाना है तो हम लोग को उसकी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू की लिमिट के अंदर हो। सिंपल, दैट वाज इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई कुछ की पॉइंट्स आप देख लें कि अगर रिकवरेबल अमाउंट उसकी कम हो रही है तो उसका मतलब इम्पेयरमेंट उसकी बढ़ रही है, ठीक है। Whenever your carrying amount is greater than recoverable amount, जब भी कैरिंग अमाउंट आपकी ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट मस्ट है, फिर आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बाद आपको पता चला आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो आपको इम्पेयरमेंट बुक करनी है, इम्पेयरमेंट इज़ मस्ट। इम्पेयरमेंट अब ज़रूरी नहीं कि इम्पेयरमेंट हम लोग हर साल करें, ठीक है, वो तो जब हमें हिंट मिलती है जब भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स हैं कि हमें उनकी ज़रूरी है हर साल करना। वो कैसे एसेट्स हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और हमें एनुअली उनका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, ज़रूरी नहीं कि इम्पेयरमेंट आ रही हो लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। और कौन से इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्या कहते हैं, गुडविल हो, ठीक है, गुडविल, इस तरीके इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि गुडविल ऑब्वियसली मार्केट की रेपुटेशन, मार्केट वैल्यू के ऊपर चली होती है तो हम लोग हर साल देखते हैं कि उसकी जो हमने बुक्स में हमने गुडविल रिकॉर्ड की हुई है उसकी मार्केट में वही वैल्यू चली है या नहीं चली। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इम्पेयरमेंट की चैप्टर्स हमने निकाले। तो अगेन समराइज़ करते चलूँ, और लोग बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है कि एसेट की वैल्यू के इम्पेयरमेंट क्या होती है, एसेट की वैल्यू में सडन फॉल, और क्या कहते हैं कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हमें हिंट मिलती है, और जब हमें हिंट मिलती है तो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, हमें पता चलता है कि इम्पेयरमेंट आ रही है वाकई में, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करके इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं। लॉस कहाँ पे हम लोग करते हैं, अकाउंट फॉर PP में डेबिट करते हैं और P&L में डेबिट करते हैं एज एन एक्सपेंस, और PP की वैल्यू में हम लोग कमी करते हैं क्रेडिट करके, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसी को रिवर्स करते हैं तो हम लोग बिल्कुल रिवर्सल जो आ रहा होता है हम लोग उसको, जो न्यू वैल्यू आ रही होती है हम लोग उसको लिमिट्स के अंदर ही हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं, लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। और लिमिट क्या हमारी हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कैरिंग वैल्यू इफ़ देयर हैड बीन नो इम्पेयरमेंट लॉस इन पास्ट। दैट वाज इम्पेयरमेंट IAS 36। और दो कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर रहे हो लेकिन आपके लेवल FR1 के लेवल तक ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।